Good morning students. Today we are going to study product of vectors. इससे पहले हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है, फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है। मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था। आज इस वेक्टर का लास्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये 2 से 3 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो आज हम चालू करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखते हैं इसके बारे में हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं। जब 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने सीख लिया कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वेक्टर्स का वो 2 तरह से प्रोडक्ट करते हैं। एक प्रोडक्ट का नाम है डॉट प्रोडक्ट और दूसरे का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ को या तो डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है या क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये कौन सी कब करनी है ये हमें सीखना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है जो, इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम तो बोथ वेक्टर्स should be in same direction। दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। और क्रॉस प्रोडक्ट में बोथ वेक्टर्स should be perpendicular to each other। या तो दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखिए इसकी एग्जांपल्स हैं डॉट प्रोडक्ट से जो आती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क डन स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आते हैं वो सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, इसीलिए इसका नाम भी स्केलर प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट से जितने भी हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो सारे के सारे होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, इसीलिए इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जांपल है जैसे टॉर्क, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये टॉर्क होती है, वो होती है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और जो वर्क डन होता है उसे हम लिखते हैं एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आप जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे इनको ले रहा हूँ, इनकी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल अभी पता नहीं है, बट हम पढ़ेंगे और इनको सीखेंगे कि इनकी डिटेल क्या है। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। इसको अच्छी तरह समझते हैं कि सेम डायरेक्शन में होने का क्या मतलब है। डॉट प्रोडक्ट या दूसरा नाम है इसका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है भाई। इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, ये है मेरे पास ए वेक्टर और ये है मेरे पास बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है इनका। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन है, दैट बोथ वेक्टर्स शुड बी पैरेलल और वी कैन से इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में होने चाहिए दोनों वेक्टर्स। तो भाई ये बी की ये डायरेक्शन है और ए की ये डायरेक्शन है, तो कैसे मतलब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस ए वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं 2 डायरेक्शंस में। एक तो ए का इधर कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा, और एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा ए साइन थीटा। होप आपको याद होगा, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी ऐसे वेक्टर है ए वेक्टर सच दैट ये कोई एफ वेक्टर है मान लीजिए, और इसने थीटा एंगल बना रखा है इसके साथ। तो जिसके साथ एंगल होता है उसमें हम कैसे लिखते हैं, ये एफ कॉस थीटा, और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर आ जाएगी एफ साइन थीटा। ये आता बेसिकली सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से है। अगर मैं इस एफ साइन थीटा को यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और ये मेरे पास एफ है, ये थीटा है, तो
इसको मैं स्मॉल a लिख लेता हूँ, इसको मैं b लिख लेता हूँ। तो जो ट्राइंगल है मेरी इसमें साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है मेरे पास ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज b बाय f। तो b है मेरे पास f साइन थीटा, और जो कॉस थीटा है मेरे पास इसमें इस ट्राइंगल में कॉस थीटा होता है मेरे पास एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड है a और हाइपोटेन्यूज है f। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू f कॉस थीटा। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ये a है तो ये आ जाएगा a कॉस थीटा और उधर आ जाएगा a साइन थीटा। अब मैंने आपको बताया कि हम उन दो वेक्टर्स का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जो एक ही डायरेक्शन में हो। तो अगर इसको लिखते भी डॉट के साथ है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का आंसर क्या होगा, एक तो b वेक्टर है इस डायरेक्शन में और एक है a वेक्टर, ठीक है, ये a के ऊपर वेक्टर है। तो मैं इसका आंसर क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में कौन कौन से वेक्टर्स हैं, एक b वेक्टर और एक a कॉस वेक्टर। तो मैं लिख दूंगा a b इसको ऐसे लिखते हैं a b कॉस थीटा। बेसिकली इसको ओरिजिनली तो इसको ऐसे लिखते हैं a मॉडुलस b मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, बट हम मॉडुलस बार बार नहीं लिखते, तो सिंपली a वेक्टर डॉट b वेक्टर है जो वो किसके बराबर होता है, a b कॉस थीटा के बराबर ठीक है। तो जो a वेक्टर था उसका एक कंपोनेंट हम इधर लेते हैं, वो आ गया a कॉस थीटा, और b वेक्टर तो उधर था ही, और a और b का हम मॉडुलस लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है a b कॉस थीटा। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी, इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये काम कहाँ करता है। मान लीजिए मेरे पास बॉडी है, उसका मास है m, ठीक है, और इस पर मैंने फोर्स लगा दी F, ठीक है, और फोर्स लगाई है जो वो एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। अच्छा, इस पर फोर्स लगी तो सपोज ये ब्लॉक है जो वो मूव कर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर गया, फोर्स लगाने से ये ब्लॉक मूव कर गया, फोर्स अभी भी ऐसी लग रही है और ये एंगल है जो वो थीटा बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे फोर्स लग रही है। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है जो इसका सेंटर से सेंटर डिस्प्लेसमेंट मैं s मान लेता हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई, इस डायरेक्शन में। तो अब मेरे को वर्क डन निकालना है इसका। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है जो वर्क डन है वो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वो बनी दो वेक्टर क्वांटिटी से है, एक तो f से, ये f वेक्टर से डॉट s वेक्टर से। तो अगर मैं इस f का या इस f का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, f कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया f कॉस थीटा इनटू ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, यहाँ से लेके ब्लॉक मेरा यहाँ तक चला है, तो ये डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ये वेक्टर था, बट हमें तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये मेरे पास आएगा इनटू s, तो ये आ गया एफ एस कॉस थीटा। शायद आपने छोटी क्लासेस में आपके पढ़ा हो कि जो वर्क डन होता है वो एफ एस कॉस थीटा आता है। वो कॉस थीटा क्यों होता है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट से आता है, और डॉट प्रोडक्ट हम तभी लेते हैं जब हम उनको सेम डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए, अब इसी को हम थोड़ा सा और देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने फोर्स बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में लगाई F, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए किसी तरह से S से होगी S, तो दोनों में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो गया इसमें, वो आ जाएगा एफ एस कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन 0 आ जाएगा। और ऐसे ही देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, इस पे मैं फोर्स लगाऊं ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं F लिख लेता हूँ, ये फोर्स लगाई F वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट भी इसकी इसी डायरेक्शन में चली गई S, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो वो मैं लिख दूंगा एफ एस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो आ गया एफ एस सिंपल वर्क डन। तो इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट है जो हमें वो स्केलर क्वांटिटीज देता है, ठीक है। और करना कैसे है वो हमने सीख लिया। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको
खुद करने की कोशिश कीजिए और फिर हम देखते हैं और फिर आप इनका सोल्यूशन देखना, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये मेरे पास 5, ये 5 है, कुछ भी 520 5 मीटर मान देते हैं, और इधर है मेरे पास बॉडी के ऊपर हमने जो फोर्स लगाई वो है 50 न्यूटन, ठीक है। और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 37 डिग्री, और यहाँ पे ये बॉडी है जिस पे ये फोर्स लग रही है। आपको वर्क डन निकालना है कि अगर मैं 50 न्यूटन फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस 50 न्यूटन फोर्स ने बॉडी को 5 मीटर सरका दिया, मूव कर दिया, तो आपको ये बताना है वर्क डन। फाइंड वर्क डन। अब हमें पता है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बेसिकली जब इसको हमने बॉडी को 5 मीटर मूव करवाया, तो इस पूरे के पूरे 50 न्यूटन का ये योगदान नहीं है कि इसको ऐसे खिसका दे, इसके कुछ हिस्से का, इसके कुछ पार्ट ने ही इसको मूव करवाया। वो कितने पार्ट ने करवाया वही हमें निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फोर्स कितनी है 50 इंटू 5 इंटू कॉस 37। तो बेसिकली हम 50 का कॉस 37 ले रहे हैं। इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 50 कॉस 37, और कॉस 37 कितना आता है 50। देखो मतलब कहने का आप इसका फिजिकल मीनिंग समझो, सॉल्व करने में तो ये हो गया, हमने कर लिया सॉल्व, बट मैं चाहता हूँ कि आपको इसकी फील आए चीज़ की, ठीक है। वो फील लाने के लिए हम देखते हैं कि भाई ये जो बॉडी है इस पे 50 न्यूटन फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, बट मूवमेंट हुई बॉडी की इस डायरेक्शन में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे होती है। मूवमेंट होगी इस डायरेक्शन में, तो सारे का सारा 50 न्यूटन जो फोर्स थी वो सारी की सारी यूज़फुल बन गई इसको मूव करने में, नहीं, उस 50 के कुछ पार्ट ने इसको इस डायरेक्शन में मूव किया और बाकी का पार्ट इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये 50 इंटू कॉस 37 होता है, कॉस 37 होता है 4/5, तो 5 ने 5 को मार लिया, ये 10 आ गया तो 40। तो मतलब इस 50 न्यूटन फोर्स का 40 न्यूटन फोर्स ही इसको इस डायरेक्शन में सरकाने में हेल्प कर रहा है। तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 इंटू 5 इंटू कॉस 37 है 4/5, तो ये 5 मर गया, तो 200 जूल ये वर्क डन आ गया मेरे पास। और देखते हैं, आप ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना और फिर मेरे को देखना, आप मतलब सोल्यूशन देखना अपना कि वो आपको मिला सोल्यूशन कि नहीं मिला। मान लीजिए इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और ये जो एंगल बना रखा है इसने वो 60 डिग्री एंगल है, और ये मान लीजिए 3 मीटर मूव कर गया, तो फाइंड द वर्क डन। इस 60 न्यूटन फोर्स इधर लगाने की वजह से ये बॉडी ऐसे मूव कर गई, ठीक है। ये मूव कर सकती है, ऐसी बात नहीं है कि ये कैसे मूव हो गया। मान लीजिए ये मेरे पास कॉपी मैं ले लूँ, मैं कॉपी को इस कॉपी के ऊपर फोर्स लगाता हूँ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए मैं इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास बॉडी है एक ऐसे, अगर तो मैं इस पे ऐसे बिल्कुल इसी डायरेक्शन में पैरेलल टू द दिस सरफेस ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो ये बॉडी सीधा मूव करती है, ठीक है। एक बार मैं फोर्स बिल्कुल ऊपर से लगाता हूँ ऐसे टॉप से नीचे की तरफ, तो ये इस डायरेक्शन में ये बिल्कुल मूव नहीं करेगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वो केस आ गया जिसमें ये एंगल 90 था, ठीक है। तो मतलब इस फोर्स ने कोई वर्क डन नहीं किया क्योंकि बॉडी मूव ऐसे कर रही है। अगर मान लो बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक बिल्कुल टॉप से डाउनवर्ड ऐसे फोर्स लग रही है, एक तो नीचे की तरफ, और एक फोर्स पीछे से इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। 2 फोर्सेस लग रही हैं ऐसे, और ये बॉडी अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ कि इस फोर्स का कितना वर्क डन है और इस फोर्स का कितना वर्क डन है, इस फोर्स का जो वर्क डन है वो 0 आ गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स नीचे की तरफ है, दोनों में एंगल 90 डिग्री आ गया, तो 0। दूसरा, ये जो मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ, मैं अपनी उंगली से फोर्स लगा रहा हूँ इसको आगे की तरफ सरकाने के लिए, तो उसकी वजह से जो वर्क डन आया वो कितना है, वो वर्क डन यहाँ पे हमने लिखा है, वो वर्क डन ये थीटा है जो वो 0 है, तो वो एफ आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं। अब ना तो ये मैं ले रहा हूँ मतलब जो बिल्कुल नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, ना मैं वो ले रहा हूँ जो बिल्कुल पैरेलल लग रही है, मैं तो किसी ऐसी डायरेक्शन की फोर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे जो तिरछी लग रही है।
ना तो ये ऐसे है ना ही ये ऐसे है, ये तिरछी फोर्स लग रही है। ये जो तिरछी फोर्स लग रही है, इंक्लाइंड फोर्स है, इसकी वजह से ये आगे चल रहा है ना ऐसे। तो ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, क्या मेरी लगाई हुई सारी की सारी फोर्स वर्क डन में जा रही है? नहीं, उसका कुछ हिस्सा ही वर्क डन में जा रहा है। वो कितना जा रहा है? वो इतना जा रहा है। मान लीजिए मैंने इस पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो उसका कितना हिस्सा इसको इस डायरेक्शन में लेके जाने में काम कर रहा है, तो वो कितना है? वो वर्क डन तो हम निकाल ही लेंगे बेसिकली। तो हम तो फील चाहते हैं कि फील आए कि वो कैसे हो क्या रहा है, बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट हमें दे क्या रहा है। ठीक है, तो वर्क डन आ जाएगा मेरे पास F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये मेरे पास वर्क डन। फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 3। और कॉस 60 कितना आता है? यहाँ पे कॉस 60 मैं लिख लेता हूँ एक बार, और कॉस 60 होता है 1/2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 होता है 1/2। 2 ने इसको मारा तो 5 आ गया, तो 15 न्यूटन, 15 जूल मेरे पास वर्क डन आ। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हम इस डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे अपने यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर, अब हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए उस केस में तो मेरे पास ये ऐसे फोर्स थी, एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था। जैसे इस केस में एक वेक्टर तो ये आ गया फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। इस केस में ये जो हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है, ऐसे ए वेक्टर है मेरे पास, मान लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और जो बी वेक्टर है मेरे पास, वो बी वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसे है। तो मेरे को मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। ठीक है, तो अब इस केस में हम कुछ चीज़ें समझते हैं। देखिए, ये जो क्वांटिटी है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई आएगी। तो मेरे पास जो केसेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे आई कैप डॉट आई कैप, क्योंकि जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई के साथ आएगा एक बार। आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, और फिर हमारे पास दूसरी क्वांटिटीज आएंगी। देखिए ये 9 टर्म्स बनेंगी, और फिर आ जाएगा मेरे पास जे वेक्टर डॉट जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप, फिर जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप, फिर मैं के कैप को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ गया मेरे पास के कैप डॉट आई कैप, फिर के कैप डॉट जे कैप, फिर के कैप डॉट के कैप, तो के कैप डॉट के कैप, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 टर्म्स बनती हैं। ज़रा इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस ये ऐसे, और दूसरे इस वेक्टर का भी एक्स एक्सिस ऐसे, दोनों में एंगल कितना? 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि कॉस लगता है ना इनमें, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई तो 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये भी, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 1 होता है, तो आंसर 1 आ जाएगा। अब आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को, और ये दूसरा जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस को। दोनों में एंगल कितना? 90, 0 आ जाएगा। ऐसे ही आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। के किसको रिप्रेजेंट करता है? जेड एक्सिस को। तो एक्स इंटू जेड, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और एक्स और जेड है जो, वो कुछ ऐसी कहानी होती है। ऐसे मान लीजिए मैं ऐसे ले लूँ, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो इसका भी आंसर आ गया 0। इसीलिए आई कैप डॉट आई कैप तो 1 है, आई कैप डॉट जे कैप 0 है, आई कैप डॉट के कैप 0 है। ऐसी ये भी 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसको खुद सोचना कि क्यों ऐसा आ रहा है। ऐसे ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा।
ठीक है, आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों में एंगल 0 है, तो ये 1 आ गया। और ये एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो ये 0 आ गया। आई और के दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंगल दोनों में 90 डिग्री है, 0 आ गया, ये 0, ये 1, ये 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो टर्म्स हैं, एक बार मैं सारी टर्म्स लिख देता हूँ जो जो बनेंगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं करूँगा तो ये आ गया मेरे पास 3i कैप डॉट 2i कैप प्लस 3i कैप डॉट जे कैप प्लस 3i कैप डॉट के कैप प्लस 4j कैप, इसको मैं तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर 4j कैप डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप डॉट जे कैप प्लस 4j कैप डॉट के कैप प्लस 5k कैप डॉट 2i कैप प्लस 5k कैप डॉट जे कैप प्लस 5k कैप डॉट के कैप। तो ये टर्म्स बन गई। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि i इंटू आई है वही 1 होता है, तो ये टर्म बच जाएगी और j इंटू जे वाली टर्म बच जाएगी और k इंटू के वाली टर्म बच जाएगी। ये सारी 0 हो जाएंगी क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट हो रहे हैं वो 0 हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 5 इंटू 1 इज़ 5 दैट इज 15। और इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है हमारे पास। ठीक है, ऐसे हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो ये भी करिए आप प्रैक्टिस के लिए। हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है इनका। ए वेक्टर है जो मेरे पास वो है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर है जो मेरे पास वो है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो अब आप अपनी स्क्रीन पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर हम इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका सोल्यूशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 3 इंटू 1 दैट इज इक्स टू माइनस 3 आ गया क्योंकि नेगेटिव है ना, और 4 इंटू 4 इज़ पॉजिटिव 16, 5 इंटू 2 इज़ माइनस 10। ठीक है, प्लस माइनस का जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा है अपना वैसा ही ये चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव 3 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 3, नेगेटिव 4 पॉजिटिव 16, पॉजिटिव 5 नेगेटिव 2 माइनस 10। तो कितना आ गया ये 10 और 3 13 माइनस 13 प्लस 16 दैट इज इक्स टू 3। तो 3 आ गया मेरे पास। ठीक है, बहुत आसान है। अब मान लीजिए, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है, आप अपना असाइनमेंट कीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे और जो भी दिक्कत है आप मेरे से पूछिए। अब मैं इसकी थोड़ी सी और एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको। आपको बोला जाए इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में आपको एंगल चाहिए और गिवन है मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर को हम मान लेते हैं कुछ ऐसा जिससे आंसर अच्छा आए। तो ए वेक्टर को ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और बी वेक्टर को हम ले लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं i कैप प्लस 2j कैप, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसे। तो आपको बोला जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू। ठीक है, तो आपको ये करना है दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए मॉडुलस डॉट बी मॉडुलस, ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। हम ऐसे लिखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ये हम मतलब यूनिट वेक्टर के बिना थे वहाँ से लेके आए हैं ये चीज़, ये वाला सोल्यूशन। और यूनिट वेक्टर की तरह तो हमें करना आता ही है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, पहले आप ए डॉट बी यहाँ से कर लीजिए। 2 इंटू 1 इज़ 2, 3 इंटू 2 इज़ माइनस 6 प्लस 4 इंटू
ये तो 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। तो 2 इंटू 1 इज़ 2 और 3 इंटू 2 -6 प्लस 4 इंटू 2 8 दैट इज इक्स टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस। अब ए मॉडुलस लेना है हमें यहाँ पे, तो ए मॉडुलस लेने के लिए हमें आता है मॉडुलस लेना 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 4 प्लस 9 प्लस 16, तो आ गया √29। ठीक है, तो आ गया √29 ए मॉडुलस का। अब बी मॉडुलस निकालते हैं, तो वो आ गया मेरे पास, ये इक्वल टू है 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आ गया मेरे पास इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्स टू 9। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 9, तो आ गया √9 दैट इज इक्स टू 3, तो आ गया 3 इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया 8 2 10 माइनस 6 मतलब 4 बाई √29 इंटू 3, ये आ गया मेरे पास कॉस थीटा। अब आपको यहीं पे छोड़ देना है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता कॉस थीटा पे ये कितनी वैल्यू होती है। बट इसको करने का मेथड यही है, अगर आपको क्वेश्चन में किसी असाइनमेंट में क्वेश्चन आएगा तो ये ए और बी की वैल्यूज़ ऐसे सेट की होंगी कि ये इसको सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। 30 बन जाएगा, 60 बन जाएगा, 37 बन जाएगा, 53 बन जाएगा, कुछ डिवाइड करके ऐसी चीज़ आ जाएगी जो स्टैंडर्ड एंगल होता है हमारा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आसान मेथड है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज अ फोर्स ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इतने न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड वर्क डन एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर बाद में इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखो। वर्क डन तो होता है हमारे पास एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर। तो ये सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एफ डॉट डी, तो आ गया मेरे पास 2i कैप, और ये 2 वेक्टर है ना, 2 को 2 से किया तो 4, 3 3 9 प्लस 4 4 16 और 9 कितना होता है 25, तो ये आ गया 25 जूल मेरे पास वर्क डन आ गया। अब हमें एंगल निकालना है इसमें और इसमें, तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू एफ मॉडुलस डी मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमें पता ही है कितना है 25, और एफ वेक्टर का मॉडुलस हम निकाल लेते हैं, वो कितना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 4 प्लस 9 प्लस 16। ये सही किया था हमने, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, ये 9 था ना, यहाँ पे 29 आ जाएगा, सॉरी ये 29 है, ये भी 29 है, और ये कितना है, ये √29, तो ये आ गया √29 और ये भी आ गया √29 और कॉस थीटा आ गया मेरे पास। अब ये भी 29 है और ये भी 29 है, तो कॉस थीटा कहाँ पे 1 होता है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस थीटा 1 कहाँ पे होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो आंसर है 0 डिग्री। देखिए, देखने में भी पता लगता है दोनों वेक्टर एक जैसे हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आंसर भी 0 आ गया। ठीक है, अब कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप मेरे से पूछिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और कल हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोशिश करेंगे, नई चीज़ पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, थैंक यू।